How do you think the Gujarat business people? मुझे लगता है कि यही उनमें विजन की क्लैरिटी और एथिकल वैल्यूज. What's the difference in tech when we talk about companies like Google, Microsoft and a very small startup? एक सबसे बड़ा डिफरेंस है टेक जायंट कंपनीज में और जो नॉर्मल कंपनीज. विजन और टेक की मैच्योरिटी. If tomorrow morning you wake up as a Narendra Modi, what would be the one thing you would do? I would make all the state Gujarat. People do say that AI will take your job. सबसे ज़्यादा AI की इफेक्ट टेक कंपनीज को आएगी. AI के साथ अलाइन होकर अगर आप काम करोगे सो यू विल मेक मनी. कोई लोएस्ट पॉइंट ऐसा जहाँ पर लाइफ में आपको लगा हो कि दिस इज द एंड? सैलरी के पैसे नहीं अकाउंट में और सैलरी देनी है. व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ ब्रिजेश? Hi everyone, welcome to the yet another episode of Vyapar Catalyst, and today we have a very special guest with us, Mr. Brijesh Patel. Brijesh has started his journey with full tech knowledge, working in companies like Google, and now from past 1 decade, building his own tech empire. He's an investor, he's an good advisor and a good tech entrepreneur, serving across the world with more than 100 plus clients and building a good, very amazing industry. So in this journey you would learn a lot about tech, a lot about tech investments, how Gujaratis as a people build their whole culture, what's the step-to-step guide of making a business from a Gujarati mindset, and what everything about the lifestyle, the culture and the inheritance of a Gujarati successful businessman. So yes, Brijesh, thank you so much for coming today, and we are looking forward to this conversation. Hi Brijesh, welcome to Vyapar Catalyst. Thank you so much for having me here. कैसे हैं आप? कैसा रहा आपकी पूरी ट्रैवलिंग तो अच्छी रही, मतलब आई एम गुड. देखो आप ही 2 दिन से तो केयर कर रहे हो यहाँ पे. सो वेरी हैपनिंग वेदर हियर इन जयपुर. मज़ा आ रहा है, मतलब अभी ये परफेक्ट टाइम है टूरिस्ट का आने का सिटी के अभी. तो आई एम एन्जॉइंग द सिटी, फूड एंड कल्चर. सो इट इज़ प्रीटी गुड, गोइंग गुड. तो आपको गुजरात से अच्छा लगा जयपुर? फॉर नाउ यस. लाइक अभी तो वेदर के हिसाब से सही है, बहुत मस्त सिटी है. लाइक आई एम जस्ट एन्जॉइंग इट. थैंक्स फॉर कमिंग टुडे. आपने एग्री किया इतने शॉर्ट टाइम पे पॉडकास्ट करने के लिए. वो आपकी स्पेशलिटी है, आप शॉर्ट टाइम पे ही करते हो, शॉर्ट नोटिस पे ही काम करते हो. थैंक यू. लेकिन अच्छे. जैसे ब्रिजेश, वी ऑल नो दैट इट्स बीन मोर देन अ डिकेड यू आर इनटू द सेक्टर ऑफ टेक, एंड नाउ यू आर अ टेक एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर आल्सो. बट बिफोर गोइंग टू दैट जर्नी, लेट्स go into the journey of becoming Brijesh Patel, from the 5 years old Brijesh to the today, what Brijesh is. So journey तो मतलब पेरेंट्स ने चालू करी थी शादी के वक्त. My father was like मतलब वो 10 पास थे. मम्मी ग्रेजुएट. उसको पढ़ना था मम्मी को जनरली, लेकिन 12वीं के क्लास में ही शादी हो गई उसकी कि भाई शादी करते हैं. तो मतलब अरेंज मैरिज ही थी. तो ये हुआ कि नानी को शादी करानी थी और पापा के साइड से दोनों का अरेंज मैरिज हो गया मैरिज. लेकिन मम्मी को पढ़ना था. सी इज़ वेरी, मतलब उसको कॉन्शियस रहती है वो पढ़ाई के मामले में. पापा ने बोला आएंगे शादी के बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको. फिर शादी हुई, फिर आए. फिर मेरे दादा थे, वो कंजर्वेटिव थे, बोलते कि नहीं पढ़ सकती लड़कियाँ, नहीं पढ़ती है ऐसे. तो मम्मी ने बोला ये क्या बात हुई, तो शादी भी हो गई अभी तो पापा ने बोला आई एम रेडी कि मैं पढ़ाऊँगा ग्रेजुएट. मम्मी 12th थी, पापा 10 थे. तो मम्मी ने बोला चलो पढ़ना है, लेकिन फैमिलीज़ के दादा ने ही मना कर दिया तो नहीं पढ़ पाए. तो यूँ हुआ कि सी हैज़ वेटेड फॉर 94 तक. मेरा बॉर्न 94 में हुआ, तो 5-6 साल वेट किया. फिर मेरा बॉर्न हुआ, 2 साल बाद मेरी बहन का बॉर्न हुआ 96 में, और फिर 2 साल बाद मेरे दादा एक्सपायर हुए. तब जाके उसने फर्स्ट ग्रेजुएशन में स्टार्ट किया. कि अभी उसने रिकॉल किया कि आपने बोला था कि मैं पढ़ूंगी, तो पापा ने पढ़ा है. तो सीन ये था, जब मैं 10th में था तो मम्मी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में थी. तो एक कॉर्नर में मैं पढ़ता था, दूसरे कॉर्नर में मेरी बहन, तीसरे कॉर्नर में मेरी मम्मी. तो हम दोनों एक ही साथ पढ़ते थे. सुबह खाना पापा बना देते, फुल डे कॉलेज, पार्ट टाइम नहीं, मतलब शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, फिर भी पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम
करजन करके एक सिटी है गुजरात पे, करजन, वहाँ पे जाती थी. तो सी हैज़ डबल मास्टर्स नाउ. And how it feels to you and your mom? मतलब वही इंस्पिरेशन है मेरे लिए तो लाइफ में. फॉर एग्जांपल कि अभी स्टडी का इतना फोकस था कि जब मैं 12th में था तब वो ग्रेजुएशन मास्टर्स उसका ख़त्म हो गया था, और कोइंसिडेंटली तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए एक कार एक्सीडेंट में. तो मम्मी टूक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी हम करेंगे. तो उसने बोला कि पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है, कॉलेज करनी है फुल टाइम, और वो भी आईटी करनी है कि आईटी का ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी है. जैसे बच्चे नॉर्मल पढ़ते हैं वैसे पढ़ने, पैसे की प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगी. तो ज़मीन से खेती करना स्टार्ट किया, बिकमिंग अ लेडी, सी स्टार्टेड फार्मिंग. आज भी उसको मतलब मज़ा आता है. तो वो फार्मिंग स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट करी, ग्रेजुएशन हो गई थी, मास्टर्स भी हो गया था, तो उसने हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट करी और ट्यूशन भी पढ़ा रही थी. तो पैरेलली बाय दैट सेविंग दैट मनी, सी मतलब उसने मुझे अकोमोडेट किया पूरा एजुकेशन, और मेरी बहन को थ्रू आउट CBSE पढ़ाया उसने. मैं गुजराती मीडियम में था लेकिन CBSE, तो किसी को पार्ट टाइम जॉब नहीं करने दी. तो उसका ये था कि नॉलेज इज़ पावर, तो और पावर मेक्स अस इनफाइनाइट. सो ये कंफर्म रूल था उसकी लाइफ का. तो उस स्पेसिफिक सेगमेंट में फिर पूरी ग्रेजुएशन ख़त्म करी और अभी हम बैठे हैं. How was your life after graduation? आफ्टर ग्रेजुएशन लाइफ मतलब क्वाइट, जॉब मार्केट में क्वाइट टफ थी. पहली जॉब बड़ौदा की एक लोकल कंपनी में करी, MNC थी हालांकि वो. फिर सेकंड जॉब एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे गूगल का एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे हमने स्टार्ट किया एज अ जावा डेवलपर. आई वाज इन लाइक हैदराबाद सूरत एक रीजन संभालना था, गूगल जावा डेवलपर और एडवर्ड्स का. तो वो 5 साल जॉब करी. फिर मैं आया सूरत 2018 में, वन ऑफ द अमेजिंग सिटी दैट आई हैव एवर बीन टू. सूरत में फिर पैरेलली जॉब के साथ साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स उठाने चालू करे, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के. और सिटी बहुत हैपनिंग है, बहुत मस्त सिटी है, तो अपॉर्चुनिटी की सिटी है वहाँ पे. तो फिर स्लोली ग्रेजुअली 2019 में कंपनी स्टार्ट करी, इनोवेट 369. एक पार्टनर है आनंद भाई करके, आनंद भाई लिम्बानी. तो बहुत ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बंदा है वो, और हमारा ट्यून अप बैठ गया. फिर पैरेलली हमारे उनके साथ कंपनी स्टार्ट करी इनोवेट, और अभी उसी कंपनी को अभी 5 साल ग्रो करके लाए, और उसके पैरेलल और 2-3 कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं. क्या है इनोवेट 369 एग्जैक्टली? आप लोग क्या क्या करते हो? इनोवेट 369 जनरली IT कंपनी है जो सब होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलप करते हैं, ब्लॉकचेन डेवलप करते हैं हम लोग. सर्विस बेस्ड कंपनी से ही कुछ पैरेलली प्रोडक्ट के थॉट्स आए, तो फिर प्रोडक्ट में घुसे. अभी एक दूसरी कंपनी है रिज्यूमिंग करके, जिसका नाम है हाइपर एज AI प्राइवेट लिमिटेड. तो रिज्यूमिंग की प्रोडक्ट है, ये फर्स्ट एडटेक प्रोडक्ट हमने बनाई है. वो प्रोडक्ट स्टूडेंट को और जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर दोनों को मिलाती है, और उनको स्पेसिफिक उनके लिए पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी जॉब है उनके लिए वो एसेस करती है. खुद को बंदा खुद एसेस कर पाए कि मैं कहाँ कितने पानी में हूँ जॉब लेने के लिए, और उसके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी जॉब है उसको शॉर्टलिस्ट करके देती है. कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है जो जॉब प्रोवाइड करती है, वो बंदा अच्छा लगता है, उसका नेचर, उसका टैक्स, सब कुछ, लेकिन 80-20 का रेशियो आ जाता है कि 80% सही है, 20% अगर ये स्किल होती तो मैं हायर कर लेता, लेकिन होता नहीं है. तो बच्चे को अगर पता हो कि मुझे ये 20% ग्रोथ करना है, तो वो 1 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करेगा, वापस से आएगा और फिर वापस उस कंपनी को अप्लाई करेगा कि भाई मैं रेडी हूँ. ये कहीं नहीं चल रहा है अभी तक. तो ये हम ये सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम यहाँ पे, कि जो बंदा ऑलमोस्ट 70-60-90% पे आ चुका है, लेकिन सर्टेन 100% क्लैरिटी नहीं है कंपनी को, तो वो कंपनी भूल जाती है उसको हायरिंग की वजह से. तो अगर बंदा 1 महीने में 2 महीने में प्रिपेयर कर पा रहा है खुद को, और उस कैपेबल बना रहा है कि 100% प्लेस हो, तो कंपनी को पिंग कहाँ से जाएगा? उसको डायरेक्ट पिंग करेगा. तो प्लेटफॉर्म ये है कि कंपनी को भी पिंग जाएगा कि वो बंदा रेडी है जिसने तूने 2 महीने पहले इंटरव्यू लिया था, और अब जाके वो 100% रेडी है, यू कैन टेस्ट इट आउट. तो वो एक प्रॉपर स्टेटमेंट में उसको लाइफ टाइम ये प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहेंगे, और दोनों का मैच मेकिंग चलता रहेगा. सो दैट इज़ द प्रोडक्ट रिज्यूमिंग. अपार्ट फ्रॉम resume.io और कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आप इस वर्टिकल में ग्रो कर रहे हैं? रिज्यूमिंग के साथ एक कंपनी है कंपास करके. द कंपास में हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं. जो कि रिज्यूमिंग है वो असेसमेंट प्लेटफॉर्म है, तो कंपास है वो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जो उसकी कमियाँ हैं, टेक की, नॉन टेक की, पर्सनल ग्रूमिंग की, वो सारी कमियाँ हम सॉल्व करते हैं रीजनल वाइज. कि यहाँ पे UK में बंदा है, इंडिया में बंदा है, तो रीजनल वाइज रीजनल माइंडसेट को समझ के उसको अंडरस्टैंड करके वो प्लेटफॉर्म ट्रेन करता है.
सो दैट इज़ कंपास। और जो थर्ड कंपनी हमने अपनी स्टार्ट करी है वो XLRQ वेंचर्स, जिसमें हमने एक टेक वेंचर स्टूडियो डेवलप किया है कि जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो जहाँ जहाँ पे टेक्निकली लैक करते हैं और फाइनेंशियली लैक करते हैं, तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों हम प्रोवाइड करते हैं उस फंड से। सो XLRQ वेंचर इज़ माई न्यू वेंचर। Got it. Since you have worked in Google and you're also building your own startups, Yeah. what's the difference in tech when we talk about companies like Google, Microsoft, and a company, a very small startup, or the initial startup, we would say? सी एक सबसे बड़ा डिफरेंस है टेक जाइंट कंपनीज में और जो नॉर्मल कंपनीज है 50-100-200 लोगों की, विज़न और टेक की मैच्योरिटी। लोग ऐसा समझते हैं टेक्नोलॉजी में कि भाई प्लेटफॉर्म बन गया, मतलब एक वेबसाइट बनानी है, मोबाइल ऐप बनानी है, वो वेबसाइट ही तो है, मोबाइल ऐप ही तो है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो उनका फाइनेंशियल ग्रोथ इंजिन है, मतलब पैसे कमा रहे हैं उनसे आप, तो वो प्रोडक्ट मैच्योर होनी चाहिए। जो गूगल में, एक गूगल कोई भी एग्जांपल ले लो, आप गूगल मैप ले लो, हर दिन वो लोग खुद को ठीक करते जा रहे हैं, हर दिन खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। टेक में, टेक इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। वो एक बार चालू कर दिया बनाना तो वो बनता जाता है, बनती 5 लोगों से है लेकिन मेंटेनेंस 50 का लोगों का जाता है। तो ये माइंडसेट टेक फाउंडर्स में और जो क्लाइंट्स है उसमें नहीं जाता है जनरली। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएट है MNC गूगल जैसी कंपनी में और लोग कोई भी लोकल छोटी मोटी IT कंपनी में, कि माइंडसेट और विजन का डिफरेंस है कि टेक का वो एंगल नहीं बना पा रहे कि वो वेबसाइट बन गई, प्रोडक्ट बन गई, ऐप बन गई, काम हो गया, ऐसा नहीं होता। उसका एक प्रॉपर मैच्योरिटी कोड लेवल पर जाता है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल सैमसंग का फ्लिप फ़ोन आया अभी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करना, प्रोडक्ट को बनाना, तो वो सारी मैच्योरिटी, टेक्निकल मैच्योरिटी जो मैं बोलूँ, वो बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस है विजन का। और आप इसे कैसे इंकलकेट करते हैं अपने बिजनेस में? बिजनेस में ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो मैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं इनोवेट में कि हर एक जो बंदा है ना, वो हम एवरी डे 2 to 3 आवर्स हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वर्क आपको खुद को टेक में इवेल्व करना है, तो आप हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है आपको। और जितने भी सारे टेक रिलेटेड बंदे हैं उसके साथ नेटवर्क कनेक्ट और उनसे सीखना, यही लाइव ट्रेनिंग है, और कोई लाइव ट्रेनिंग नहीं है टेक की स्पेसिफिकली, अगर खुद को टेक में ग्रो करना है तो। Since you are growing Innovate, then Compass, then Resuming, and we all know that AI is also very much grooming and growing nowadays, and Right. people do say that AI will take your job, or might possible that AI is also making our life very easy nowadays. Right. The Chat GPT or Gemini or anything Right. which is making our life easy, at least in terms of critical thinking, content writing, content creation, and whatnot. How do you think AI is currently into the space of tech in India? राइट, सी इंडिया और आउटसाइड AI तो एक ही है। कमियां कहाँ पे है कि AI के से बेस को लेके जो प्रोडक्ट बन रही है ना, उस प्रोडक्ट में मैच्योरिटी आनी चाहिए कि एक फंडामेंटल चीज़ है। फॉर एग्जांपल 25 साल पहले कंप्यूटर नहीं था, तो जो है हाथ से लिखते थे, कंप्यूटर में वो सारे कैलकुलेशन डिजिटल हो गया है, तो उसने जॉब का रोल स्विच किया है, लेकिन जॉब खाई भी है ट्रेडिशनल वे में। तो हर दिन आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एज अ टेक कंपनी सबसे ज़्यादा AI की इफेक्ट टेक कंपनीज को आएगी और आ रही है, तो उसमें उनको इम्प्रूव करने के लिए उनके साथ यूज टू होना पड़ेगा। AI के साथ अलाइन होकर अगर आप काम करोगे सो यू विल मेक मनी, और AI को अगर आप एज ए ओपोनेंट देखोगे तो वो लॉस है। आप AI के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं? AI के साथ हम लोग जो रिज्यूमिंग पे काम करते हैं कि उन्होंने एक लैंग्वेज बैरियर हटा दिया कि हम कोई भी आपस में कोई भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो उस लैंग्वेज बैरियर को हटा के वो खुद ही उसमें ट्रेन होता जा रहा है। मतलब अभी 99% हिंदी, इंग्लिश, गुजराती पे भी काम वो लोग कर रहे हैं। तो जहाँ पे टेक का और लैंग्वेज का रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा था, तो वहाँ पे AI ने रिप्लेस कर दिया, वो हम हेल्प ले रहे हैं उसकी। जहाँ पे हमारी मेमोरीज़ का एक लिमिटेशंस आती थी कि यहाँ तक कि हमें पता है डेटाबेस, कंप्यूटर भी डेटाबेस स्टोर करता है, लेकिन उस डेटाबेस से लर्न करना, दैट AI हैज़ केम इनटू द पिक्चर, कि उससे लर्न करके फिर खुद ही ट्रेन होना। वी आर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जैसे कि हम आपसे मिला, हम सीखते हैं कुछ अच्छी बातें आपसे सीखते हैं, बातें करते हैं जितने भी लोगों से मिलते हैं। सेम वे AI अगर खुद से सीखा, ऐसे कंप्यूटर में नहीं था सिस्टम जो कि अभी है, तो वो अगर हमें हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं कि हम आपसे डील करनी है, कैसे करनी है, ये कोड लिखना है, कैसे लिखना है, तो मुझे लगता है कि AI से ज़्यादा एजुकेटर कोई नहीं है आज के ज़माने में।
अब एजुकेशन की भी बात करें तो उससे बेटर टीचर कोई नहीं है। अब वहीं पे सीख पाते हो, टीचर के पास नॉलेज होता है, वो ग्रो करते हैं, एआई के पास वही है, वो थ्रो करते हैं हम। बट काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो अपना एआई खुद बनाती हैं, राइट। वर्सेस काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो जेमिनाई की एपीआई या ओपन एआई की एपीआई यूज़ करती हैं। आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा बेस्ट पार्ट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए अपनी जर्नी? मतलब आज से 10 साल बाद कौन सा स्टार्टअप ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा? सी खुद का एआई डेवलप करना वैसे तो फंडामेंटली दो ही है, एक फेसबुक का लामा है और जेमिनाई है गूगल का। वो दो जो मॉडल है वही फंडामेंटल मिलियंस ऑफ डेटा के बेस पे ट्रेन किया हुआ मॉडल है। बाकी सारे जितने हम यूज़ कर रहे हैं वो उन्हीं के बेस रख के एक राग मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं कि उनका डेटाबेस लेके उनसे लर्न करके खुद का लॉजिक लगा के खुद के मॉडल ट्रेन कर रहे हैं। फंडामेंटल बेस तो वही है। एआई जो बोलते हैं एक्चुअली तो दो ही है, उसके बेस पे बहुत सारी प्रोडक्ट बनती जा रही है जिसकी हम हेल्प लेते हैं। हेल्प लेने के बाद खुद का मॉडल खुद के थॉट प्रोसेस से ट्रेन होते हुए 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं। जब वो मैच्योर हो जाता है और हमारे पास डेटा बेस आ जाता है तब हम खुद पे रिलाई हो सकते हैं कि नाउ वी कैन से कि हम इंडिपेंडेंट एआई खुद के मॉडल है, जैसे कि परप्लेक्सिटी इंडिया का। तो वो खुद प्रिपेयर किया, खुद ही आंसर कर रहा है। सो उसको ना सर्वर पे डेटाबेस किसी से, ना रेफरेंस किसी का ले रहा है। सो दैट इज द मेन थिंग राइट नाउ। ये तो ये पूरी टेक की बात, हाउ एआई इज ग्रोइंग एंड एवरीथिंग। लोगों को ऐसा लगता है कि टेक एंटरप्रेन्योर्स बहुत अमीर होता है क्योंकि दिस इज अ क्लाउड विच मुझे लगता है कि जो भी टेक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो दुनिया को दिखाते भी ऐसा है। ऑब्वियसली फंड रेज करना या किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में जाना एक टेक कंपनी के लिए इज़ वेरी इजी कंपेयर टू एनी अदर डोमेन। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कितना सच है? सी टेक ये बबल है फॉर एज ऑफ नाउ। जैसे एआई बबल चल रहा है तो टेक बेस्ड एआई इज़ अ काइंड ऑफ बबल टुडे। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इसकी हेल्प लेके। जैसे कि मैं यहाँ पे आज जयपुर में हूँ, आपके साथ बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो आपकी हेल्प लेके यहाँ के लोकल प्रॉब्लम को क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे पास सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज है, आप यहाँ को लोकल को जानते हो, आप और मैं मिलके प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर सकते हैं। आप मतलब टेक्नोलॉजी है फॉर एग्जांपल। तो ये होना चाहिए। जनरली आज के स्टार्टअप में होता है कि जैसे गुजरात से मैं आता हूँ, तो गुजरात में हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेंचर स्टूडियोज़ भी है और जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी है। तो मतलब वो जो टेक वेंचर स्टूडियो जो खुद को स्टूडियो बोलते हैं, वो उनका असेसमेंट का जो पैरामीटर्स है वो उतना ऑथेंटिक मुझे लगता है नहीं है, क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे नहीं जाते हैं। ये बंदा है, दे आर जस्ट दो चीज़ें होती है बिजनेस में। मैं गुजरात में तो 2 चीज़ें सीखी है, एक तो प्रैक्टिकल स्टेटिस्टिक्स ड्रिवन बिजनेस, दूसरा ईगो ड्रिवन बिजनेस कि भाई हाइप बनानी है, हाइप बनाओ, करो, निकल लो, नाम बना के निकल लो। तो जो स्टेटिस्टिक्स ड्रिवन बिजनेस है उसमें टेक की हेल्प लेकर अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो तभी वो टेक काम का है। वरना 10 में से 7 टेक कंपनियां फेल होती हुई आज दिख रही है मार्केट में, और है। आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। पर कई सारे फाउंडर्स हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया में बात करें, नॉर्थ इंडिया में, वो अपने इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं अमेरिका, यूके या ऐसी जगहों पे जो इंडिया से एक थोड़ा लिमिटेड एरिया पर है। वो फंड रेज करते हैं, फिर वो उसको बेच देते हैं, फिर वो दूसरी कंपनी बनाते हैं टेक की, फिर वो उसमें फंड रेज करता है, फिर वो उसे बेच देता है या एग्जिट ले लेता है, या हम कोई भी फैंसी टर्म उसके अंदर लगा दें। बट द हार्श ट्रूथ इज़ कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस पर आप 500,000 यूजर्स लेकर आ रहे हो, आप उस पर फंड रेज कर रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग अ एग्जिट, यू आर शिफ्टिंग योरसेल्फ टू बैक। उसके अंदर एज अ फाउंडर मेरे पास एक सैलरी आ रही है, आई एम अर्निंग। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू पे येस देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उसको लॉस हो रहा है, हो सकता है उसे एक अच्छी एग्जिट मिल जाए, एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड शाइनी। बट एथिकली देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट practice, at least from our point of view. I agree. What's your thought on that? I completely align with your thoughts with this. गुजरात में जो जनरल बिजनेस है ना, उसमें एक चीज़ है, अर्निंग विथ एथिक्स एंड ग्रोइंग विथ ग्रेटिट्यूड। दो इसका गुजरात के जो फंडामेंटल चीज़ है जिसमें गुजरात आगे है, वो अर्निंग विथ एथिक्स और ग्रोइंग विथ ग्रेटिट्यूड, ये फंडामेंटल पे काम करता है। तो ये जो सीरीज़ A, B, C है, उसके चक्कर में हम बहुत कम है। वैसे गुजरात में काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जो कि इस एंगल में
है अभी मार्केट में दिख रही है, लेकिन वो डूबती भी दिख रही है। तो फंडामेंटल चीज़ ये है कि वो उससे तो मैं अलाइन करता हूँ आपसे थॉट से कि ये चीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट और प्रॉब्लम, जैसे अगले क्वेश्चन में आपने पूछा है, तो रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन टेक बेस्ड है। फाउंडर्स अपने 2 साल 5 साल सैलरी निकाल के निकल जाता है और इन्वेस्टर्स को पैसा ग्रो का अच्छा एग्जिट की सोच है, लेकिन ग्राउंड पे काम कितना है, मनी इन द बैंक कितनी है, वो कुछ अच्छा रेपुटेशन समझ में नहीं आता। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक जतिन कतारिया सर करके है राजकोट में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात अभी एक एग्जांपल दिया था हम लोग जब बात कर रहे थे। तो ही वॉज लाइक कि गुजरात में कैसा कल्चर है जो कि हम डेवलप करना चाहते हैं XLRQ वेंचर्स थ्रू। तो उन्होंने बताया कि एक स्टार्टअप है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, वो स्टार्टअप रियल प्रॉब्लम एक्सपोर्टर्स की सॉल्व कर रहा है कुछ। तो वो लोग 3 करोड़ रेज करने वाले थे। तो वेरी प्रिसाइज कि पैसे क्यों चाहिए, तो बोलते हैं मुझे ऐसी फैसिलिटी चाहिए, मुझे ऐसा फिजिकल सेटअप चाहिए और ऐसी इक्विपमेंट चाहिए ताकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाऊँ। तो मैं 3 करोड़ तेरे को कैश में नहीं दूंगा, मैं आपको वो फैसिलिटी जो चाहिए एग्जैक्ट वो ही दूँ। तो ये क्वेश्चन पे मोस्टली फाउंडर्स, जो जेन्युइन बंदा है जिसको कंपनी में पैसा बनाना है, वो बंदा हाँ बोलेगा और बोलता है जिसको गेम में खेलना है कि सीरीज A B C में जाना है, वो बंदा इसको ना बोलेगा। लेकिन फाउंडर वाज जेन्युइन, ही सेड ओके मुझे यही चाहिए, 3 करोड़ मुझे चाहिए थे इसीलिए। तो उन्होंने सारा कुछ 3-4 कंपनीज को मिला के सेट किया जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी थी, 400-500 करोड़ का टर्नओवर करती थी। उनको बोला कि आपकी ये फैसिलिटी है, कितने घंटे दिन में आप हमें दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 3 घंटे यूज़ कर लो। तो हर रोज़ 3-3 घंटा करते करते वो जो स्टार्टअप फाउंडर है उसको दे देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 3 करोड़ का काम एज अ जो चाहिए था एग्जैक्ट वो दे दिया। एट द एंड यूँ हुआ कि 3-4 महीने के अंदर उस कंपनी ने जिसने लीज पे दिया था, उन्होंने 25 करोड़ डाले फाउंडर में कि भाई तू बंदा जेन्युइन है, 3 करोड़ का तूने 5 करोड़ बनाया, अभी तेरे को 25 करोड़ दे रहा हूँ, तू ग्रो कर। और अभी वो मिडिल ईस्ट और यूरोप में बहुत अच्छा एक्सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दैट इज़ अ जेन्युइन स्टार्टअप कल्चर दैट आई वुड से दैट इट शुड बी हैपन अक्रॉस द ग्लोब, जो कि गुजरात में मैंने एग्जाम्पल देखा है। So when we are talking about Gujarat and accelerations and everything, आपका खुद का भी एक वेंचर स्टूडियो है, XLRQ Ventures. XLRQ Yeah. Ventures, and you are also expanding. What is your thought process when it comes to, at least when I talk with people from different states and spaces, they have this issue, which is at least there when I stay Rajasthan, MP, Uttar Pradesh, that there are a lot of accelerators who are promising us something जो हमें commit करते हैं that this is the success fees and or this is the application fees or Right. any type of a sort of money involved in that. Correct. Is that same in Gujarat ecosystem, and how the Gujarat ecosystem Okay. in terms of startups, funding and everything is looking like today? राइट सी गुजरात इकोसिस्टम जो स्टार्टअप कल्चर लाए, तो 2-3 संस्थाएं थी जो कि अभी उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रही है। उनका माइंडसेट यही था कि उस जेन्युइन वे में वो स्टार्टअप्स को लाके ग्रो नहीं कर पा रहे थे। XLRQ वेंचर्स की बात करें तो हमारा एक फंडा क्लियर है कि एक वहाँ पे आत्मीय ग्रुप करके है कि जो आत्मीय रियल एस्टेट में है, जो इसमें हम लोग पार्टनर्स हैं। तो हमारे पास 25 लाख स्क्वायर फीट की लैंड बैंक है। तो XLRQ वेंचर्स के 2 मोटिव है कि एक टेक्नोलॉजी और लैंड बैंक, कि जिसको सेमीकंडक्टर की कंपनी करनी है, जिसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट करनी है जो हैवी इंजीनियरिंग पे काम कर रहा हो, तो वो सारा एसेट हमारे पास है। पॉर GIDC एरिया करके एक है। फिर बड़ौदा में बहुत सारी, बड़ौदा आप अगर देखोगे उसकी पेरीफेरी, तो अभी टाटा का एयरबस का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो बड़ौदा में ही है। तो बड़ौदा वो इस एंगल पे अभी ग्रो कर रहा है कि हैवी इंजीनियरिंग की सारी कंपनी बड़ौदा के सराउंड्स में आ रही है। गुजरात गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है बड़ौदा को उस एंगल से। आपको पता नहीं होगा लेकिन शायद हो भी सकता है, इंडिया का 3rd सबसे बड़ा एयरफोर्स बेस, जो रिजर्व बेस है एयरफोर्स का, जो कि उसके जितने भी इक्विपमेंट्स है वो स्टोर बड़ौदा में है। बहुत शांत सिटी है, लाइमलाइट में नहीं आती है। तो 3rd इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्व फोर्स वहाँ पे है इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स के मामले में। तो बड़ौदा इस एंगल पे अच्छी सिटी है। हमारे पास बड़ौदा में 25 लाख स्क्वायर फीट जितनी लैंड बैंक है। इंजीनियरिंग सेक्टर में GIDC एंगल में खुद की GIDCs है जिसमें पार्टनर्स हैं। तो जिसको टेक्नोलॉजी चाहिए,
तो हम इनोवेट से टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं कि क्या टेक बनाना है. वी आर द प्रोफेशनल्स, वी विल गिव यू द वेरी फर्म प्रोडक्ट विच यू रिक्वायर्ड एज अ फाउंडर. आप धंधा बनाओ, हम टेक बना के दे देंगे और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हम आपसे स्टेक ले लेंगे. पैसे चाहिए सैलरी के लिए तो हम वो भी देते हैं, और जगह चाहिए, सीड चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग मॉडल के साथ, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं. तो बाय दिस स्टार्टअप हम ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि भाई फिजिकल इंडस्ट्री से लेके आपको डिजिटल कुछ भी काम करना हो तो हम कैटर कर पाए, उतना वेवलेंथ बैंडविड्थ हमारे पास है. लेकिन सिर्फ वही फाउंडर्स के लिए जिसको जेन्युइनली धंधा बनाना है. सीरीज़ ए बी सी में जाना है तो शायद हम सही नहीं है उनके लिए, या फिर वो थॉट प्रोसेस हमारा नहीं है जो कि बहुत सारे इंडिया गुजरात के स्टार्टअप कल्चर की कंपनीज करती है. हाइप क्रिएट करना. वी आर जेन्युइन बिजनेस पर्सन्स कि वो काम है, ये क्या चाहिए आपको, पैसा, टेक्नोलॉजी और ज़मीन हम देंगे, काम करो. Talking more about Gujaratis, Gujaratis are often termed as the most successful business founders or owners or businessmen. So if from a Gujarat perspective, of if you know Brijesh as a Gujarati wants to start a business, what will be the step-to-step guide of starting a business by a Gujarati founder? सी गुजरात वैसे तो डायनामिक सिटी है, स्टेट है कि जिसमें आपको आप किस एंगल के बंदे हो, मतलब आपको खुद की नीश मुझे लगता है कि पहले तो पहचाननी चाहिए कि मेरी खुद की नीश क्या है, कि मैं किस एंगल में काम कर सकता हूँ. गुजरात इज़ फॉर एवरीवन. जो भी बंदा बिजनेस के बारे में सोच सकता है गुजरात उसके लिए है. उसके पास सर्टेन स्किल्स होनी चाहिए कि मैं ये करूँगा. उसमें विज़न की क्लैरिटी अगर है तो सही है, नहीं है तो गुजरात आपको क्लैरिटी भी दे देगा क्योंकि वहाँ पे है. फर्स्ट चीज़ खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए. सेकंड चीज़ कि जो कमियां है कि मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, जो लिस्ट डाउन करे खुद की रिक्वायरमेंट लिस्ट को. गुजरात में वो हर चीज़ आपको मिल जाएगी. गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, इट विल बी देयर. गुजरात में लैंड बैंक चाहिए, इट विल बी देयर. टेक्नोलॉजी चाहिए, इट विल बी देयर. सो जो भी चीज़ आपको लगती है कि एज अ स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ वो भी मिल जाएगी अगर आपको लर्निंग पॉइंट है तो, क्योंकि वो प्योर उसी बेस पे मॉडल पे काम करते हैं. अभी जो 2 गुजरातीज लीड कर रहे हैं कंट्री और एशिया को, वो आप हमें पता ही है. उनकी अगर लाइफस्टाइल आप देखोगे तो दे आर रूटेड विथ कल्चर. बिजनेस माइंडसेट है, सब कुछ है, रूटेड विथ कल्चर. लैंग्वेज का बैरियर गुजरात में कभी नहीं आता, जो काफ़ी सारी स्टेट्स में हमें दिखने को मिलता है. मतलब वो खुद में हम दूसरे की लैंग्वेज में ढलना सीख जाते हैं कि भाई ठीक है, वी अलाइन, आंखों में देख के बात कर सकते हैं, वी कैन डू इट राइट. तो सबसे बड़ा लैंग्वेज बैरियर अगर आपको है तो भी गुजरात में अगर आप आओ तो भी आप धंधा बना सकते हो. सो गुजरात इज दैट स्टेट कि आप में क्लैरिटी है तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको वो स्टेट देगा. उस ज़मीन में ही ऐसा है. And how do you think the Gujarat business people, like if we talk about India also, the most richest people around the India are Gujaratis. राइट. So how the Gujarat is doing that? क्लैरिटी है कि पूरे वर्ल्ड में वही 2 गुजरातीज ही काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि यही उनमें विज़न की क्लैरिटी और एथिकल वैल्यूज़. मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा इसका. जब मैं सूरत में था तब एक नीरज विरेडिया करके है, वो रियल एस्टेट में ही है. मैं उनके पास दुकान लेने गया था कि भाई कुछ पैसे आए, चलो इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में, कुछ शॉप लेते हैं और फिर कुछ करेंगे, रेंट पे दे देंगे या कुछ भी. मैं गया, उनसे मिला. उन्होंने बोला कि आपके पास घर है सूरत में? मैंने बोला नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ. बोलता है कि मेरे पास 40% माल मेरा खाली पड़ा है शॉप का, जो आप लेने आए हो, जो एक्चुअल में लेने गया था. बोला है कि वो मत लो, आप घर ले लो, और घर जो है दूसरे दिन रेंट पे चला जाएगा, या फिर आप खुद रहना हो तो रह सकते हो, लेकिन शॉप आप नहीं मत लो क्योंकि आपके पास घर नहीं है खुद का. तो मैं तो माल लेने गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो वैल्यूज़ के मेरी नीड क्या है मुझे नहीं पता, मेरे पास बस पैसे आए, काम करना है, लेना है. लेकिन उन्होंने मुझे समझा कि भाई नहीं, तेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तू फ्लैट ले, घर ले, वो रेंट पे भी चला जाएगा, तेरी नीड भी है, दुकान मत ले. तो वो मुझे छू गया कि भाई इतना वैल्यूज़ के साथ कौन काम करता है. लोग तो पैसे लेने के लिए बैठे हैं, चलो भाई आया बंदा हलाल करो, लेकिन हलाल करने वाला माइंडसेट नहीं है. तो वो सीखा कि ऐसे काम होता है. अभी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. अभी इसका रिजल्ट ही आया कि जो रिज्यूमिंग है, द कंपास है, सूरत में या फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं से उनकी एक बियर फैक्ट्री भी है खुद की. तो कहीं पे भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो वो बंदा
वेरी फर्स्ट कॉल अवेलेबल है सबके लिए, तो वो रिलेशन बिल्ड हुआ, तो वो जेन्युइननेस की वजह से। तो वहाँ से ये सीखा मैंने कि भाई टेक्नोलॉजी हम करते हैं, एक्सएलआर के वेंचर स्टूडियो में हम अगर काम करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट है अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो हम क्लैरिटी देंगे, चाहे हमारा काम हो या ना हो, तो हम क्लैरिटी देना ज़रूरी है। तो वो वैल्यूज़ के साथ अगर बढ़ते हैं तो लॉन्ग टर्म रिलेशन बनता है और पैसा आप अच्छा बना पाते हो। और वही आप जियो देखो, मतलब रिलायंस देखो, अदानी देखो, तो वो वैल्यूज़ पे ही जो काम करते हैं उसी के बेस पे वो लोग टिके हुए हैं आज। क्या गुजरात में कुछ खराब एक्सपीरियंस भी है व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप इकोसिस्टम? स्टार्टअप इकोसिस्टम में खराब एक्सपीरियंस, पूरा रूट ही अभी मुझे लगता है कि उतना मैच्योर नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो जो जेन्युइन इन्वेस्टर्स है वहाँ पे, जतिन भाई जैसे, जतिन कतारिया, तो वैसे जेन्युइन इन्वेस्टर है जो कि पैसा देना भी चाहते हैं और ग्रो भी करेंगे साथ साथ में। लेकिन जो कुछ संस्थाएं हैं ऐसी कि भाई कोई भी ईचाई ले लो या फिर कोई भी ऐसी संस्था, तो वो लोग फंडामेंटल क्लैरिटी नहीं है कि भाई स्टार्टअप कल्चर को हाइप करना ही उनका जैसे कि मोटिव है, ऐसे काम होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि स्टार्टअप कल्चर को हाइप करना काम नहीं है, स्टार्टअप कल्चर में इन्वॉल्व होना, उसमें इमर्ज होना, उसके बाद उसको रिजल्ट तक लेके जाना, उसको ग्रोइंग स्टेज पे लेके जाना, दैट शुड बी द थिंग विच हैज़ टू बी हैपन। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि लैक पॉइंट है इकोसिस्टम की कल्चर की बात करें तो। जबकि वेल नोन नाम है लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके पैरेलली जो इंडिविजुअल्स हैं तो इंडिविजुअल बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जब हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो गुजरात को देखना चाहिए, ना कि कोई संस्था को स्पेसिफिक कि भाई इसी में है तो यही नोन है, इसके पास ही सब कुछ जाएगा, मतलब इनके थ्रू ही जैसे कि इकोसिस्टम शुरू होती है, ऐसा नहीं है। यू मीट एनी गुजराती बिजनेस पर्सन, जस्ट गो टू देम विथ योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दे विल हेल्प यू। और तो क्या चाहिए आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम में? वो नॉलेज देंगे आपको विजडम देंगे, आपको पैसा देंगे, आपको नेटवर्क देंगे। एक दोस्त है मेरे निखिल सुथार करके, आप उनसे मिलो, मतलब वो बोलेंगे कि निखिल भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करा दो ना, या फिर मुझे नहीं पता मैं कैसे काम करूँ, मुझे ये रिज्यूमिंग है फॉर एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, ये लो नंबर, ये लो नंबर, ये लो नंबर, ये लो नंबर, मतलब 1 सेकंड में आपको 10 यूनिवर्सिटी के नंबर दे दिया आपने। तो उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये माइंडसेट है गुजराती का। लेकिन जो स्पेसिफिक संस्था, जो बोल रहा हूँ ईचाई जैसी संस्था है, उनका माइंडसेट नहीं है कि भाई वो उस स्ट्रक्चर में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सीखना चाहिए सबको, जो भी नहीं परफॉर्म कर रहे दैट्स फाइन, लेकिन सीखना ये चाहिए वैल्यूज़, कि क्या वैल्यूज़ गुजरात कैरी कर रहा है और उस वैल्यूज़ पे खड़े रह के हम कैसे उसको ग्रो कर पा रहे हैं। तो वो हम सबको सीखना चाहिए। गुजरात इज़ नोन फॉर ईदर क्लोथ मार्केट, डायमंड मार्केट, या फिर कहीं डेयरी, मतलब ये कुछ प्रॉपर पैरामीटर्स है जिनके लिए गुजरात बहुत पॉपुलर है। टेक इज़ अ वर्टिकल जो हमने कभी नहीं सुना कि गुजरात में बहुत इमर्ज हो रहा है। बट इफ़ यू विल गो इनटू गुजरात, अहमदाबाद या सूरत या गांधीनगर, यू विल सी दैट देयर इज़ एंटायर गिफ्ट सिटी, राइट, जो हम लोगों ने टेक के लिए बनाई है गुजरात में। तो हाउ इज़ द टेक कल्चर इन गुजरात? बिकॉज इट्स वेरी हार्ड किसी भी बिजनेसमैन को ये समझाने के लिए, बी इट अ डायमंड person, be it a clothing person, that you require a website or a app to scale. And how the specially बोले जो सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन आ रही हैं, आज के जो यूथ आ रही है, दे आर मेकिंग कि शोरूम ऐप पर अब हम D2C भी जाएंगे. हाउ इज दैट चेंज इज हैपनिंग? हाउ गुजरात इज अडेप्टिंग टेक? गुजरात के टेक अडेप्टेशन के 2 पैरामीटर हैं. पहला कि जो अहमदाबाद आपने नाम लिया, सबसे बड़ी सिटी है, सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग वर्क अहमदाबाद बड़ौदा में होता है. बड़ौदा वैसे भी शांत लगता है, लेकिन आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा बड़ौदा में होता है, अहमदाबाद में होता है. तो 50-60% आउटसोर्सिंग काम है जो यूरोप और US कनाडा से काम आता है, वो लोग काम करते हैं. तो इसको आप टेक में बोल सकते हो. बाकी 30-40% है जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक है, कि भाई ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन टेक में निकालना है.
तो वहाँ के जो स्टार्टअप है अभी फर्स्ट जनरेशन उतनी अडेप्टेबिलिटी नहीं है उसमें, सेकंड जनरेशन है उसमें आ गई है कि हम करते हैं खुद का। वैसे कि शार्क टैंक में भी आप देखोगे तो 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जो कि गुजरात से, जैसे कि पॉर्टर ले लो, पॉर्टर सूरत का स्टार्टअप है, आज पूरे वर्ल्ड में मतलब इंडिया में काम कर रहा है, दुबई में काम कर रहा है शायद, तो पॉर्टर ही सबसे बड़ा एग्जांपल ले लो। वो मेरा दोस्त है, मतलब अच्छा खासा अभी स्टार्टअप में 6-7 साल से, वो लोग 7-8 साल पहले चालू किया और अभी कहाँ पे है पॉर्टर। तो मेन चीज़ है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिस वक्त जो चाहिए वो। दवा इंडिया ले लो, गुजरात सूरत का स्टार्टअप है, तो उस एंगल में ग्रो कर पा रहे हैं जो प्रॉब्लम को सही से समझते हैं और उसकी जो क्या प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है वो सॉल्व करके वो लोग काम करते हैं। तो सेकंड जनरेशन है उसमें अडेप्टेबिलिटी है, तो वो लोग काम कर रहे हैं अभी, और आई गेस अभी उस स्टेज पे लेके जाएंगे उस स्पेसिफिक टेक वाले एंगल पे। While we are more talking about Gujarat right now, and जो गुजरात की लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है amongst the world. That Gujaratis are very pakke when it comes to their lifestyle, to their routine. How exactly, what's the lifestyle? People want to know कि ऐसा क्या है, क्या secret ingredient है पूरी लाइफस्टाइल। गुजरातीज की लाइफस्टाइल का कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नहीं है। एक ही चीज़ है कि वो लोग नेचुरल रहना पसंद करते हैं। दे आर रिस्पेक्टिंग ह्यूमन बीइंग के सामने जो बंदा है, लैंग्वेज का बैरियर आ गया कि कोई भी एंगल से किसी को जजमेंट नहीं करते हैं, वो नॉन जजमेंटल होता है। मुझे ये काम है, मुझे ये करना है, उसमें जो जो हेल्प हो रही है मिल रही है वो मैं करूँगा हेल्प, और हेल्प लूँगा। और कोई फंडामेंटल सबसे बड़ा बैकबोन जो गुजरातीज का बोल सकते हो आप, उनकी बेटर हाफ, कि जो फ्रंट पे खेल रहा है उसके घर पे भी जो बेटर हाफ होती है वो भी उतना ही काम कर रही है, वो भी उतना ही बिजनेस पे सपोर्ट कर रही है। उनके सपोर्ट के बिना आप ग्रो ही नहीं कर पाते हो। जैसे कि मुकेश अंबानी को ही ले लो, उनको अंबानी जी की वाइफ मतलब नीता जी है, वो प्रॉपर उनको हर एक एंगल में स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट कर रही है, कुछ ना कुछ एंगल से वो खुद का कर रही है। सी हैज़ मेड हर ओन नेम बाय द वे। लेकिन आप जैसे भी कहीं भी पब्लिक फंक्शन में या फिर उनको ऑब्जर्व करोगे क्लोजली, तो नीता मैम विल लुक लाइक अ लीडिंग, और मुकेश भाई एक स्टेप पीछे ही रहता है उनसे। सो दैट इज़ द रूट कल्चर कि भाई फ्रंट पे मैं चाहे जितना बनाऊँ लेकिन घर में मैं एक स्टेप पीछे ही हूँ। तो ये विजडम आना और ये विजडम के साथ बिजनेस डेवलप करना, तो वो पार्टनरशिप बहुत बेस्ट। पर मुझे एक और चीज़ जाननी है, जैसे जब मैं बड़ोदरा आई थी तो यू आर डूइंग गरबा विद अस टिल 2 AM 3 AM इन द मॉर्निंग, एंड फिर आप अपने ऑफिस में थे सुबह 9 बजे। तो हाउ इज़ दैट डिसिप्लिन कमिंग to you guys? ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर अंदर इनबिल्ट है, मतलब उसका वर्ड्स में मैं कैसे डिफाइन करूँ। सैटरडे संडे भी मतलब काम करना ही मतलब वही मोटिव रहता है कि भाई चलो मज़ा नहीं आता। मतलब हमारे लिए जो या जैसे कि राजस्थान, हम जयपुर में हैं तो जयपुर में घूम फ्री टाइम के चलो कुछ खाने जाते हैं, कुछ घूमने जाते हैं। वहाँ पे जब हम बोरिंग होता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा लाइफ में, तब स्टार्ट होता है चलो कुछ धंधा करते हैं। तो ये स्पेसिफिक कल्चर में ही है अंदर ही कि भाई जब बोर होता है इंसान तब सोचता है कि धंधा करता है, तब खाने पीने घूमने की बातें कोई नहीं करता। तो वो इतना इनबिल्ड है। तो वो डिसिप्लिन किस डिग्निटरीज को कुछ देख के आती है, कुछ सीख के आती है कि भाई नहीं ये तो डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, और वो उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। वो डिसिप्लिन लाने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने, वो नेचुरल चला जाता है कि चलो रात को 2-3 चाहे बजे, लेकिन काम है तो काम तो प्रायोरिटी देनी है। Also, while we were talking about Neeta Ambani, there is a research which states that Gujarat has the most amazing and successful women entrepreneurs. Even like they are handling the home as well as they are doing the business, and they are not showing off as the other part of the countries are. So how that culture is, how the in-laws and the husband is supporting their women? गुजरात में बेसिकली ऐसा है कि वीमेन को सबसे बड़ी प्रायोरिटी वीमेन को देते हैं, कि उनको आगे ही रखते हैं, हर काम में वीमेन को आगे रखते हैं। वहाँ पे जब ये कहने के यहाँ पे है ना कि भाई वीमेन एम्पावरमेंट ये सब, तो वो टर्मिनोलॉजी है। गुजरात में वो इनबिल्ट है कि एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है, कि यू आर सपोर्टिंग ईच अदर इन ईच अदर्स वर्क। अगर उनको खुद का भी करना है बिजनेस या फिर जॉब, तो इन लॉज भी इतना ही सपोर्टिव है कि आप कर सकते हो। घर संभालना है तो संभल जाएगा, लेकिन घर संभालना इज एज इक्वल एज डूइंग बिजनेस और वर्किंग ऑन फ्रंट।
सो वो दोनों कैपेबल है इनफ वीमेन गुजरात की कि वो कर पा रही है दोनों. अगर खुद से भी करना है, वो लोग को बोलेंगे कि आप एक काम करते हैं ना, काम वाली रख देते हैं या फिर ये काम, तो वो ज़्यादातर अवॉइड करता है कि नहीं नहीं, आई विल डू इट एंड देन आई विल गो टू जॉब. मतलब मैं खुद से काम कर लूँगी और फिर जॉब जाऊँगी. तो वो इनबिल्ट है उनमें, तो डबल काम वो कर सकते हैं एक ही साथ. तो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ गुजरातीज वीमेन. So now coming, to a segment related to Brijesh Patel itself. Like we're not talking about Gujarat, we're not talking about tech investment, but how you made yourself at this young age. So everyone sees you as a happy, charming person, whether it's n number of events you went to. हर कोई आपका एक अच्छा पॉजिटिव साइड देखता है. But if we talk about the lowest sides or the point where, the lowest sides where you have been on कि ब्रजेश अब नहीं हो पाएगा, and how you have overcome those situations and what were those situations? लो फील मुझे होता है कि जब खुद का जो बंदे को मैं जानता हूँ, या फिर वो बंदी को मैं जानता हूँ, या फिर हमारा कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे जनरली मैं लो हो पा रहा हूँ कि ये आंखों में आंखें डाल के जब मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ ना, देन आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक एनीथिंग. लेकिन कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि पर्सनल लाइफ की बात है, कि मैं इमोशंस को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता. तो उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है मुझे नहीं आता. तो मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो पा रहा है, लेकिन वो स्पेसिफिक सेगमेंट में जो ह्यूमन डायरेक्ट इंटरेक्शन आता है और वो भी इमोशन बेस्ड, तो उतना मैं अप्रोचिंग नहीं हूँ. मतलब उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ इमोशंस को स्पेसिफिकली. आप धंधे की बात कर लो, काम की बात कर लो, बाकी चाहे जितनी भी आगे की बात कर लो, लेकिन फ्रंट पे जब इमोशंस को कैटर करना है खुद के या दूसरों के, वो मैनेजमेंट मुझे उतना अच्छा नहीं आता और मैं नहीं कर पाता उस चीज़ को. और कोई लोएस्ट पॉइंट ऐसा जहाँ पर लाइफ में आपको लगा हो कि दिस इज द एंड एंड यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम ऐसा था पॉइंट, तब इनोवेट में सैलरी के पैसे नहीं थे. मतलब चालू तो कर दी थी कंपनी, 1 साल तो बढ़िया रहा कामकाज, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आया कि सैलरी के पैसे नहीं अकाउंट में, और सैलरी देनी है, खुद की भी निकालनी है खर्चे और टीम को तो डेफिनेटली. तो उस पॉइंट पे ऐसा लगा कि क्या होगा. लेकिन फिर वही विदिन 30-40 मिनट्स यू विल ग्रोन अप कि भाई एक वहाँ पे मैं बिलीव करता था एक स्वामी जी को, हरिप्रसाद स्वामी करके थे. तो वो लोग कल्चर जो है ना, रूट वहाँ के, तो स्वामीनारायण संप्रदाय का बेस कुछ बनता है. तो स्पेसिफिक उनके यहाँ पे कोई भी मंदिर में आप गुजरात में भी चले जाओ, तो वहाँ पे यू विल गेट समथिंग मोटिवेशन की भगवद गीता, उसको भगवद गीता ले लो, वचनामृत ले लो, आप सीख पाते हो. तो वो कुछ इंसिडेंट से लगा कि भाई आए हैं गेम में तो जीत के निकलना है. तो हारना नहीं, हारना इज़ अ टेम्पररी, लेकिन जीत के निकलना इज़ परमानेंट. तो कृष्ण भगवान ने भी रन छोड़ दिया था, तभी तो रन छोड़ कहलाए. गए युद्ध करने, फिर बोला कि ये तो नहीं हो पा रहा है, तो रन छोड़ के भाग गए. तो वैसे ही सिचुएशन हर एक की लाइफ में आती है. लेकिन वही कृष्ण से ये सीख सकते हैं हम कि भाई भागना नहीं है. जब भागने की बारी आई तब भाग गए, ठीक है, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तब चक्रव्यूह भी ले लिया. तो वही सिचुएशन थी जब सैलरी नहीं थी. तो क्या था कि सुबह कैसे करेंगे टीम को, और हर एक जो सैलराइड बंदा है ना, उसके एक फिक्स एक्सपेंस रहता है जो हर एक तारीख को आ जाता है. तो उसको अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हो तो वो बंदा आपसे लॉयल नहीं रहेगा. तो फिर भी 1-2 दिन में हो गया सेटिंग और पेमेंट आपके एम्प्लॉइज आपसे स्टिल लॉयल हैं? अरे 100 कि जो आप उनको छोड़ के salary गए जो छोड़ के गए हैं वो भी इतने ही कनेक्टेड है कि भाई जब भी कुछ मौका मिले आगे काम करने का तो हम डेफिनेटली काम करेंगे. मतलब यूएस में है, कनाडा में, वो लोग मास्टर्स करने गए, डेटा साइंस, अभी तो डेटा साइंटिस्ट है 1-2. तो बोलते कि डेटा साइंस का यूनिट जब आप ओपन करोगे तब पहला बंदा मैं हूँगा जो यूनिट को लीड करेगा. सो दैट इज़ द रेपो दैट वी हैव बिल्ट टिल नाउ. एंड व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ ब्रिजेश? लाइक आपको लगता है कि यार ये एक सेट ऑफ चीज़ है जो मेरे अंदर बहुत नेगेटिव है? नेगेटिव पर्सनल प्रोफेशनल बोथ. पर्सनल नेगेटिव चीज़ें मुझे लगता है कि मैं इमोशंस वाला जो पॉइंट है वो अगर कोई मुझ पे रिलाई करेगा कि ये बंदा मुझे सपोर्ट देगा तो मैं उतना अच्छा नहीं हूँ. वो गलत सोच रहा है मेरे बारे में कि मैं सोचता मन में 100 चीज़ें हूँ लेकिन बोल नहीं पाता या फिर रिएक्ट नहीं कर पाता. तो वो मेरा पर्सनल नेगेटिव है. सामने वाले को लगता है कि ट्रस्ट लेके आता है कि ये तो ब्रिजेश भाई से काम हो ही जाएगा, लेकिन काम है इमोशंस का.
कि मुझे वो फीलिंग मिले या फिर मुझे वो उसका रिस्पॉन्स मिले, तो वो गलत सोच रहा है. मतलब मैं मन में है कि ये कर दूँ वो कर दूँ उसके लिए, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं हो पाता और वो बंदा नेगेटिविटी लेके चला जाता है. तो दैट इज़ द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ मी. तो मैं उसने अच्छा रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता, आप बोल सकते हो. और प्रोफेशनल नेगेटिव पॉइंट में ये लगता है कि मुझे उतनी क्लैरिटी प्रोफेशनल काम में नहीं देनी चाहिए. कुछ चीज़ों को ऐसे ही आधा छोड़ देना चाहिए. मैं जब बहुत ही क्लैरिटी के साथ बैठता हूँ ना, तो काम नहीं हो पाता है. तो वो प्रोफेशनल नेगेटिव बात है मेरे लिए कि इतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका कुछ बन ही ना पाए काम. तो कुछ चीज़ें ऐसे ही वेग होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आधी आई बनाई छोड़ दो, मज़े करो. What is the end goal for ब्रिजेश कि ये पॉइंट होगा जहाँ मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगा. लाइक वी सी यू रनिंग अ लॉट, कि आप बार बार भाग रहे हो एंड यू आर अ ग्रेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आई नीड टू क्रैक दिस अप. सो व्हाट्स द एंड गोल? एंड गोल पैसों के मामले में तो नहीं है कि भाई इतने बनेंगे तब. आज इतना तो है कि सेटिस्फेक्शन, कि कल अगर नहीं रहूँगा सुबह तो कोई रिग्रेट नहीं है. पैसों का एंड गोल नहीं है. एंड गोल ये है कि हैप्पी लाइफ हो, अच्छे दोस्त हो, और पैरेलल यही काम, सुबह उठ के काम हो कुछ हाथ में और शाम को काम करे, मस्त हो जाए. मतलब ऐसा कुछ एज सच एंड गोल नहीं है कि यहाँ पहुँचना है. पैसों के मामले में, काम के मामले में यस, तो उतना कैपेबिलिटी रखेंगे कि भाई जो काम हाथ में लिया है टेक का और इन्वेस्टमेंट का, तो उसको फोड़ देना है. तो फोड़ने की डेफिनेशन भी अलग अलग कंट्री में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकती है. तो उस पर अग्रेसिवली काम कर रहे हैं कि कैसे स्टेट वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करे हर एक स्टेट का. काम ही एंड गोल है, लेकिन पैरेलली एट द सेम टाइम उतना तो है कि कल उठ के है तो इट्स ओके. अभी तो आपकी एज है नहीं उठने वाली. 31. ऐसे. और हम बता देते हैं पॉडकास्ट में कि सब लड़कियां ढूंढ रहे हैं ब्रिजेश के लिए. नहीं, वो तो इवेंचुअली वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि उसमें पार्टनर होना इतना बहुत ही रिलायबल, कि वो इतना सपोर्टिव पार्टनर मिलना और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आगे जाना, तो वो होना चाहिए. मतलब उसना कोई रिजिडिटी नहीं है कि है तो है, आया तो सही है, लेकिन जब तक ऐसा बंदा या नहीं है लाइफ में तब तक तो सिंगल ही ठीक हूँ. जिस मोमेंट पे ऐसी बंदी आई कि यार ये सही है, मतलब जिसमें कुछ प्रेशर नहीं लग रहा, आपको एकदम स्मूथली बातें जा रही है और फंडामेंटल जो बेस है वो फ्रेंडशिप का बन रहा है, तो वो फंडामेंटल बेस फ्रेंडशिप का अगर रिलेशन में बनता है तो उससे बढ़िया रिलेशन क्या ही होगा. तो वो जब तक नहीं बनेगा तब तक सही है, और बने ना बने उससे अभी तो कोई कंसर्न नहीं है. मतलब चल ही रही है. Coming up to the fun segment, Brijesh, we have some spicy and fun questions for you, and you have to just answer them in less than 10 seconds. That what is the Okay. one thing which comes to your mind Okay. while these sentences are there. So if there is a biography on Brijesh, which actor would you love to play it? धनुष. Okay. If your life should be resemblance with a movie title, what would be the movie title? A boy from village to world. What is the song you hear most in your life? Like this is the, like what's your current favorite song? Kum Fire Kum, the all-time favorite. What's the go-to happy place in Vadodara which everyone should try out? For food, Mahakali Sevsad. And for vibe? For vibe, For vibe. there is one place called Kayask near to the sea river bank. So that's a very happening place there. What is that one go-to comfort meal for you? Go to comfort meal, traditional dish, Gujarati dish, like I guess. So very you go to comfort for me. If tomorrow morning you wake up as a Narendra Modi, what would be the one thing you would do? I would make all the state Gujarat. The policies, in terms of policies. If someone kidnaps you and takes you to the Gulf area Okay. of the world, what will you do? I will just wear their costume and dance with them. Did you, since you are going Dubai, did you ever wore that
suit on No, you. I missed it. I'll do it from next month. Yeah. For next month, I'll be going there. So maybe then I'll do it. So before going to the end, and the last question of this entire podcast, what would be the one piece of advice or one lifetime mantra you would like to end this podcast with? I would like to end this podcast with a poem of Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic wall, where the word come out from the depth of truth into that heaven of freedom, my father. Let my country awake, let my country awake. थोड़ा समझा दो इसको किसी को. So it's a famous poem from the Rabindranath Tagore. उनका ये मानना था कि where the mind is without fear and माइंड अगर आपका डर से भरा नहीं है और गोल अगर आपके हाई है तो सर उठा के चलना है और जब पैर ज़मीन पे रख के चलना है विदाउट एनी सेकंड थॉट. सो ओवरऑल द मोटिव ये उसका ये है पोएम का. Thank So you, that is thank what you attracts so me more. Thank you so much, Brijesh. I've been needing a separate podcast from you to learn what learning trips and everything. But then since it's the time limit and you also have to rush for other commitments, thank you so much for coming today to Vyapar Catalyst. It was indeed a pleasure for us. Thank you so much. Thank you so much for having me.